शुरुआती दृश्य में हमें एक रियल एस्टेट डेवलपर डॉज टाइन्स से परिचित कराया जाता है, जो दिवालिया हो गया है और वर्तमान में पैसे के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पता चला है कि उनकी वित्तीय परेशानियों का मुख्य कारण एक खराब निवेश है, जो उन्होंने कैरिंगटन नामक एक जर्जर ऊंची कार्यालय इमारत खरीद कर किया था, जिसे वह बेचने में सक्षम नहीं है। अब वह किसी किराएदार को आकर्षित करने में भी असमर्थ है, क्योंकि इमारत को अभी भी बहुत अधिक निर्माण समस्या के अलावा नवीनीकरण की आवश्यकता है। वैल अपने पहले बच्चे से गर्भवती है, लेकिन सौभाग्य से वैल उसके प्रति बहुत सहयोगी है और हमेशा उसे आशावादी रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन सब के अलावा डॉज को अक्सर दर्दनाक सिरदर्द का अनुभव होता है, जिसके लिए वह दवा ले रहा है। एक दिन वह आरण पाने की उम्मीद में टायरो फंड नामक कंपनी का दौरा करता है। वहां उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ माइल्स सेलर्स से होती है, जो उसकी दुर्दशा से अच्छी तरह वाकिफ है। माइल्स उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और एक सौदे की पेशकश करता है। शिकार खेल में भाग लें, लेकिन उसे शिकार बनना होगा। लानत है माइल्स, अगर मैं तुम्हें खा सकूं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डॉज ने तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माइल्स ने लाखों डॉलर में इसके पुरस्कारों का उल्लेख किया तो उसने अपना मन बदल लिया। इसके बाद माइल्स बताते हैं कि 5 शिकारी 24 घंटे तक डॉज का शिकार करेंगे। हर घंटे जब वह एक निश्चित स्तर तक पहुंचता है, उसके बैंक खाते में एक अज्ञात विदेशी खाते और खेल के अंत में निश्चित राशि के पास $24 मिलियन होंगे। हालांकि डॉज को यह नहीं पता होगा कि ये शिकारी कैसे दिखते हैं, क्योंकि वे किसी भी जाति या लिंग के हो सकते हैं। माइल्स आगे उसे नियमों के बारे में बताता है। एक बार खेल शुरू होने के बाद डॉज उसे रोक या रोक नहीं सकता। वह इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता और वह शहर नहीं छोड़ सकता। यदि वह इनमें से किसी भी नियम को तोड़ता है तो उसके मरने तक माइल्स ने उसे यह कहकर मना लिया कि वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकता है, भले ही वह खेल में मर जाए। फिर दृश्य कुछ दिन पहले का हो जाता है और हम डॉज को सुबह जॉगिंग करते हुए देखते हैं। यहां हमें पता चला कि वह एक पूर्व एथलीट और मिशिगन विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड तोड़ने वाला खिलाड़ी भी है। सुबह व्यायाम पूरा करने के बाद उन्होंने कई विलंबित बिलों और अपनी पत्नी के लिए नाश्ता तैयार किया जाना बाकी है। उस शाम बाद में जोड़ा डॉज के सबसे अच्छे दोस्त लुगर के स्वामित्व वाले बार में जाता है। उस घृणित नाम से बार का मालिक होना सच्ची सफलता है। उनकी बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है कि लुगर ने उसे अपने निवेश के लिए 50 भी उधार दिया था, लेकिन वह वित्तीय संघर्ष पर काबू पाने के बाद ही डॉज को इसे वापस लौटाने की अनुमति दे रहा है। एक सुबह डॉज काम पर जा रहा था। सड़क पर गिर जाना उसे अचानक एक अस्पताल ले जाया गया, दर्द हुआ, जहां वैल जिससे वह जल्दी उसके पास आ गया। कुछ ही समय बाद दोनों डॉक्टर दुखद समाचार देते हैं। डॉज को टर्मिनल ब्रेन कैंसर है और उसका ट्यूमर ऑपरेशन योग्य नहीं है। यह खबर दंपत्ति को निराश कर देती है, लेकिन वैल फिर भी उनसे प्रसिद्ध अस्पतालों में इलाज कराने का आग्रह करता है। हालांकि डॉज ने खुलासा किया कि उसने कुछ खर्चों को कवर करने के लिए अपनी बीमा पॉलिसी पहले ही अस्पताल छोड़ने से ठीक पहले वैल रोने एक नर्स डॉज को जिसमें दावा किया जाता है कि कंपनी कथित तौर पर लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों का शिकार करके और उन्हें हड़प कर मदद करती है। वर्तमान में वापस डॉज कुछ देर सोचता है और अंततः सबसे खतरनाक खेल खेलने का फैसला करता है। उस शाम उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि उसने एक निवेशक जेरी पियर्स के साथ एक बड़ा सौदा किया है और पैसा के बहाने घर से निकलता है, लेकिन एक रेस्तरां में माइल्स से मिलता है। माइल्स ने उसे सूचित किया कि खेल सुबह 6:46 बजे सूर्योदय के साथ शुरू होता है और उससे पहले वह डॉज का सारा सामान ले लेता है, जिसमें उसका बटुआ, वर्जिनिटी और फोन भी शामिल है। वह उसे अपनी दवाओं के साथ साथ अपने बच्चे के अल्ट्रासाउंड को भी रखने की अनुमति देता है। इसके बाद माइल्स ने उसे एक नया फोन दिया, जिसका उपयोग वह अपना बैंक बैलेंस जांचने के अलावा कर सकता है। फोन हर घंटे 15 सेकंड के लिए शिकारियों को उसकी वर्तमान लोकेशन भी भेजेगा। जैसे ही घड़ी 6:46 पर टिकती है, खेल शुरू हो जाता है और डॉज मारे न जाने की कोशिश में सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देता है। वह जल्द ही एक बस में चढ़ जाता है, लेकिन उसके ठीक पीछे एक आदमी भी चढ़ जाता है। उस पर शिकारी होने का संदेह करते हुए डॉज जल्दी से बस से उतर जाता है और भागना जारी रखता है। दूसरी ओर वैल ने नोटिस किया कि उसके पति के खाते में 50 जमा किया जा रहा है। वह उससे कॉल करने की कोशिश खाते में 50 जमा किया जा रहा है। इस बीच डॉज ने देखा कि एक कार उसका पीछा कर रही है, इसलिए वह जल्दी से एक मॉल में प्रवेश करता है। आसन्न खतरे को भांपते हुए वह ऊपरी मंजिल पर भागने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाता है। जैसे ही वह गलियारों से गुजरता है, उसकी मुलाकात अपने पहले शिकारी निक्सन से होती है, जो एक ब्रिटिश सज्जन है। घबराकर डॉज एक बाथरूम स्टॉल में छिपने के लिए चला जाता है, लेकिन जल्द ही उस पर घात लगाकर हमला कर दिया जाता है। एक अन्य शिकारी एक तेज चाल में एक दक्षिणी कोरियाई शिकारी को एक तरफ धकेल दिया, जो उसे एक खाली क्षेत्र की ओर ले जाता है। रास्ते में उन्होंने निक्सन से दोबारा आंखें मिलाईं, जिससे रीगन का ध्यान भटक गया। डॉज इस अवसर का उपयोग दोनों शिकारियों से दूर भागने और मेट्रो ट्रेन में चढ़ने के लिए करता है। इन सब के अलावा हमारा परिचय एक माइल्स हेंचमैन कोनेल से कराया जाता है, जो साइट पर खेल की निगरानी करने और प्रतिभागियों द्वारा छोड़े गए किसी भी सबूत को मिटाने के लिए माइल्स और उनके स्टाफ सदस्यों द्वारा गेम की बारीकी से निगरानी की जाती है और उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अन्यत्र वैल को जेरी से एक ध्वनि मेल प्राप्त होता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके और डॉज के बीच कोई सौदा नहीं हुआ था।
उसने फिर से अपने पति को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर वह लुगर के पास पहुंचती है, लेकिन उसे भी उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इस समय तक इसके बाद पता चला कि डॉज का लुगर इन रहस्यमय जमाओं के 150 का पता लगाने के इरादे से बैंक का दौरा करते हैं। हालांकि वे खुद ही संदिग्ध लगने लगते हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी पैदा करने से पहले ही चले जाना पड़ता है। फिर दोनों पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें बताता है कि जब तक व्यक्ति 24 घंटे के लिए लापता नहीं हो जाता, तब तक वे कार्रवाई नहीं कर सकते। अगले दृश्य में उसके पिता उससे खाली चर्च में प्रवेश करता है मामले के बारे में और एक कन्फेशन रूम में छिप जाता है। डॉज ने स्वीकार किया कि वह किसी बुरे काम में लग गया है और अब कठिन संघर्ष कर रहा है। क्या आपने बच्चों को छुआ? पिता कहते हैं। नहीं। आप उस पर क्यों कूद पड़े? डॉज कहते हैं। इसी बीच उसकी नजर कन्फेशन रूम के बाहर छुपी एक परछाई पर पड़ती है। उस व्यक्ति को शिकारी मानते हुए डॉज ने उस पर हमला किया, लेकिन जल्द ही उसके पिता ने उसे रोक दिया। घटनाओं के एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते खुद को कार्टर का दावा है कि उसने डॉज की अगली चाल का पता लगा लिया और उसे यहां पकड़ लिया। फिर वह अपने हथौड़े से हमला करने से पहले चर्च के सभी दरवाजे बंद कर देता है। दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व के बाद डॉज किसी तरह कार्टर को एक छोटे से कारावास में बंद करने में सफल हो जाता है, लेकिन उसके पैर पर हथौड़े से वार करने से पहले नहीं। इसके बाद पिता द्वारा पीछा जाना बाहर चला जाता नहीं है और माइल्स को फोन करके अपने पैर की चोट के बारे में बताता है। हालांकि माइल्स ने उससे अपने घावों की देखभाल करने के लिए कहा, क्योंकि खेल को रोका नहीं जा सकता। इसके बाद डॉज कुछ मेडिकल सामान खरीदता है और अपना इलाज करता है। अब जब वह और भाग नहीं सकता, तो वह दर्शकों की भीड़ के साथ घुलने मिलने की योजना लेकर आता है, जिसने अभी अभी खेल देखा है। जैसे ही एक और घंटा बीतता है, डॉज का स्थान 15 सेकंड के लिए पता चलता है और निक्सन उसी स्थान की ओर चला जाता है, क्योंकि उसने चोरी की जर्सी और टोपी पहनकर खुद को दर्शकों में से एक के रूप में प्रच्छन्न किया है। थोड़ी देर बाद एक सड़क विक्रेता डॉज के पास आता है और अपनी जर्सी वापस मांगता है। यह चर्चा निक्सन को डॉज को नोटिस करने की अनुमति देती है, जो फिर पार्किंग स्थल की ओर भागता है और कार की डिक्की में छिप जाता है। घर वापस आकर वैल की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसके पति से संपर्क में उसके सामान की जांच करती है और जल्द ही उसे टायरो फंड का बिजनेस कार्ड मिल जाता है। अब तक डॉज का बैंक बैलेंस बढ़कर $2 करोड़ हो गया है। जिस कार में डॉज छिपा है, वह दूसरे शहर की ओर जा रही है। जब उसे इस बात का पता चलता है, तो उसे पता चलता है कि यह खेल के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह ट्रंक को पीटना शुरू कर देता है। यह सुनकर कार के अंदर बैठा परिवार सड़क के किनारे रुक जाता है। डॉज को पाकर चौंक जाते हैं और जल्दी से पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि डॉज उनके फोन जब्त कर लेता है और उन्हें फेंक देता है। वे वैसे भी आपके बच्चों के दिमाग में जर भर रहे हैं। घटना स्थल छोड़ने से पहले जैसे ही शाम होती है, वह गैस स्टेशन से एक टैक्सी चुराता है और घर चला जाता है। हालांकि तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। जब वह अंदर जा रहा होता है, तभी कार्टर अपनी बाइक पर आता है और उस पर रॉड से हमला करता है। हंगामे की आवाज करते हुए अपने परिवार के पास वापस बाहर निकलकर डॉज को भागते हुए टैक्सी की ओर वापस भागता है। कार्टर सड़क पर उसका पीछा करता है और जल्द ही कार के एक टायर को पंचर करने में सफल हो जाता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। फिर वह टैक्सी में कूद जाता है और खुद को बचाने की बेताब कोशिश में पीछे से डॉज का गला घोंटने की कोशिश करता है। डॉज ने वाहन की गति बढ़ा दी और एक पेड़ से घायल कार्टर के पास जाकर खुद को गंभीर अगली बार भी बचाने की कसम खाता है। जब मनोवैज्ञानिक ने वैल पर हमला करने की धमकी दी, तो डॉज ने अपना आपा खो दिया और सिंडर ब्लॉक से उसके सिर पर घातक हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद कॉनेल ने कार्टर के शरीर को ठिकाने लगाने से पहले मीलों तक इस घटना की सूचना दी। इस बीच वैल बिजनेस कार्ड पर उल्लिखित स्थान की जांच करने जाता है और इमारत को पूरी तरह से हम डॉज को देखते हैं, जो एक टिकट चुराता है और रीगन से छिपते हुए एक क्रूज में प्रवेश करता है। थका हुआ और भूखा वह कुछ खाने के लिए रसोई में जाता है, जहां उसकी मुलाकात चौथे शिकारी कैनेडी से होती है, जो एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ है। बिना समय बर्बाद किए वह डॉज पर हमला करती है और आसानी से लड़ाई में बढ़त हासिल कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह उसे मारने वाली होती है, वह किसी तरह उसके कपड़ों में आग लगाने में सफल हो जाता है। मुइताई ने दूधिया सफेद लड़के को हराया, लेकिन आग ने मुइताई को हरा दिया और छत की ओर भाग गई करता है, लेकिन वह उसके हाथ पर लात मारता है, जिससे वह पानी में गिर जाती है। कई घंटों तक लगातार पीछा करने के बाद डॉज की थकावट उस पर लगभग हावी हो गई, इसलिए उसने हार मानने का फैसला किया। तभी एक वाहन आता है और राहत की बात यह है कि वह लूगर है। डॉज कार में चढ़ता है और पानी की एक बोतल पीता है। लूगर फिर पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन डॉज से बस अगले लूगर ने उसके लिए गाड़ी चलाने के लिए कहता है। उनकी बातचीत के बीच निक्सन उनका पीछा करता है। यह महसूस करते हुए कि उसके सबसे अच्छे दोस्त का जीवन अब खतरे में है, डॉज कार से कूद जाता है और भाग जाता है। भागते समय उसे स्थानीय ठगों के एक समूह ने पकड़ लिया, जो उसे अपने ठिकाने पर ले गए। इसके अलावा उसके फोन की जांच जानते हैं कि उसके बैंक खाते में फार्मास्यूटिकल गैंगस्टर है, जो डॉज को आश्चर्यचकित कर देती है। हालांकि ठगों को पूरी तरह से उसके पैसे में दिलचस्पी है और वे मांग करते हैं कि वह इसे तुरंत ट्रांसफर कर दे। अपना स्थान उजागर होने से केवल 2 मिनट पहले
डॉज ने ठगों को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और इसके बजाय उसकी पिटाई शुरू कर दी। तभी अंतिम शिकारी एलबीजे द्वारा उन्हें रोका जाता है, जो गोलियां चलाकर लेकिन जब वह डॉज को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो एक घायल ठग पीछे से गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद डॉज उसी अस्पताल में जाता है जहां उसे पहले भर्ती कराया गया था और एक नर्स से उसकी दवा के बारे में पूछता है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब नर्स ने पुष्टि की कि यह नकली है और उनके वहां भर्ती होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे उसे एहसास होता है कि उसे कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। तुरंत माइल्स को धोखे के बारे में स्वीकार करने के लिए तैयार किया और उसका शिकार करने की धमकी देता है। अब हालांकि माइल्स हैरान है और दावा करता है कि डॉज को उसका असली नाम नहीं पता है या वह उसे कहां ढूंढ सकता है। इसके विपरीत वह डॉज और उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, माइल्स एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। लुगर वह व्यक्ति है जिसने डॉज को नशीली दवा देने और उसे खेल में खींचने के लिए कभी भरोसा स्वीकार किया था। क्राइम बॉस ने डॉज को शिकार का खेल पूरा करने का निर्देश दिया और उसके बाद उसे रिहा करने का वादा किया। यह सब जानने पर डॉज तुरंत एक टेलीफोन बूथ से वेल को कॉल करता है और संक्षेप में सब कुछ समझाता है। वह इस सब में लुगर की भागीदारी का भी खुलासा करता है और उसे उससे दूर रहने के लिए सचेत करता है। रूप से गले लगाता है। हालांकि निक्सन के आगमन से उनका क्षण अचानक बाधित हो जाता है। वह डॉज का छत तक पीछा करता है और अंततः उसे घेर लेता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, डॉज फिसल जाता है और इमारत की कगार पर लटक जाता है। परिणाम स्वरूप उसे चाकू मारने की तैयारी दूर रख देता है, लेकिन उसी समय उसे सूरज उगता हुआ दिखाई देता है, उसकी मदद करता है। पता चला कि 24 घंटे हो गए हैं और खेल अंततः खत्म हो गया है। निक्सन ने उसे अच्छे खेल के लिए बधाई दी और चला गया। इसके बाद वेल डॉज के साथ फिर से मिलती है और दोनों एक भावनात्मक आलिंगन साझा करते हैं। तभी उसे माइल्स का फोन आता है, जो डॉज को गेम जीतने के साथ साथ पुरस्कार राशि के लिए बधाई देता है। सीजन 1 का अंत तब होता है जब माइल्स दूसरे गेम के लिए सदस्यता शिकार की तलाश में चैनल की सहायता के लिए सूचनाएं चालू करें और एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए